हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपका पेपर जो प्रीलिम्स का पेपर था आज काफ़ी अच्छा गया होगा। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें से यदि हम देखें तो हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए थे। सारा कंटेंट हमारा डिस्कस किया हुआ था काफ़ी क्वेश्चंस में। और एज ए इंस्टीट्यूट जो आपको सपोर्ट मिलता है, जिस चीज़ को हम टारगेट करते हैं वो यही कि आपको सारे क्वेश्चंस आएँ जो कि सारे बच्चों को आते हों। कहने का मतलब ये कि जो क्वेश्चंस सब बच्चों को आए वो आपको भी आए, क्योंकि हमें ऐसे क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचना है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है या वो किसी को भी नहीं आ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट एम है वो है एग्ज़ाम को क्रैक करना, ना कि इसमें पीएचडी करना या भगवान बनने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा जो टारगेट है वो है पेपर को क्वालिफाई करना। और पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चंस जरूर आने चाहिए जो कि सबको आते हैं या फिर जो न्यूज़ में रहे हैं या जो हमारे सिलेबस के दायरे में हैं। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए जो कि हमने क्लास में डिस्कस किए थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में क्लास के अंदर डिस्कस किए थे, बहुत डिटेल में इनको हमने डिस्कस किया था। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हमने कंपाइल किया हुआ है एक जगह पे। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। यदि हम बात करें इन तीनों सब्जेक्ट्स की तो टोटल 30 to 33 क्वेश्चंस जो हैं वो इन तीनों सब्जेक्ट्स में, हर सब्जेक्ट में 10 से 12 प्रश्न पूछे गए। ज्योग्राफी में, साइंस टेक में और एनवायरनमेंट इकोलॉजी में। तो तीनों का जो टोटल है 30 से 33 क्वेश्चन के बीच में, जहां पर कुछ ओवरलैपिंग आप करंट अफेयर्स को लेके भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ द 33 क्वेश्चन यदि हम माने तो 20 के अराउंड क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, जो हमारे क्लास से डायरेक्टली आपको क्लास नोट्स में आपको डेफिनेटली आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हमने उसको कवर किया था। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो अप्रोच है, जो हमारी तैयारी की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसमें हमें बात करनी है सोर्स किसका, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का, वो भी कैसा, एंथ्रोपोजेनिक, मीन्स ह्यूमन जनरेटेड। कैसा है वो, मानव जनित है। ठीक है, तो जब हमने ग्रीन हाउस गैसेस का चैप्टर कवर किया था, जब हमने ग्रीन हाउस गैस को कवर किया था, तब हमने इसको देखा था कि जो राइस फील्ड्स हैं वो प्रोमिनेंट सोर्स होते हैं मीथेन के और नाइट्रस ऑक्साइड के। तो राइट आंसर विल बी बी। इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी बी, राइस क्रॉप। नेक्स्ट, यदि हम बात करें तो हमने ज्योग्राफी के अंदर मैप रिलेटेड एक्टिविटीज़ में सारे आइलैंड्स को डिटेल में कवर किया था। और वहाँ पर हमने जो प्रोमिनेंट फिजिकल फीचर्स थे, चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो रिवर सिस्टम हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे वो लेक्स हो, सबको डिटेल में कवर किया था हमने। ठीक है, तो ऐसे ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज बिकम ड्राई एंड टर्न्ड इनटू अ डेजर्ट। तो देखेंगे इसका इसका जो आंसर है वो है लेक फैगुबाइन, बी। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था जब इसी जगह पे हमने ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका पढ़ा था, हमने लेक विक्टोरिया पढ़ा था, लेक वोल्टा पढ़ा था, लेक चार्ड पढ़ा था हमने। तो ये मैप पर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी था। और ये जो लेक है, लेक फैगुबाइन, ये ड्राई होने के बाद में अभी डेजर्ट में कन्वर्ट हो गई है। और माली जो कंट्री है अफ्रीका का, वहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी, लेक फैगुबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे तो जहाँ पर ये माउंटेन पीक्स को और हिमालय के रीजनल नेम्स को मैच मेकिंग के लिए आया हुआ है। जब हमने हिमालय डिस्कस किया था तब हमने हिमालय को पूरा उसका डिवीजन देखा था कि कैसे हम हिमालय को अलग अलग रीजनली डिवाइड करते हैं, लोकली हम उनको अलग नामों से बुलाते हैं। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, जैसे
यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये पीक का नाम दिया हुआ है और उसके सामने आपको हिमालय रीजन जो है उसके साथ उसको मैच मेकिंग करके ये बताना है कि कौन सा पेयर इसमें से करेक्टली मैच्ड है। तो पहला, यदि हम पहला पेयर देखें तो नामचा बरवा जो है वो आपको याद होगा कि यहीं से वो जगह है जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में प्रवेश करती है और कहाँ पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड का पार्ट है, तो ये जो आंसर है वो गलत हो जाएगा क्योंकि नामचा बरवा जो है पीक वो कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय। यदि ये भी नहीं पता है आपको तो थर्ड जो है नॉर्क्रेक और हिमालय। इसमें आप देखें तो नॉर्क्रेक जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व है जो सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है। हमने इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी में भी कवर किया था, इसकी लोकेशन मैप में देखी थी कि कैसे ये जो पिचर प्लांट यहाँ पर पाया जाता है, कैसे ये यहाँ पर जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं वहाँ पर हमने इसको लोकेट किया था। ये कहाँ पाया जाता है, ये इसकी लोकेशन देखी थी तो मेघालय में था ये। तो सिक्किम हिमालय ये जो जहाँ पर जो इसके सामने दिखाया गया है नॉर्क्रेक के सामने, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं कि रॉन्ग स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 ये दोनों ही रॉन्ग है। तो जो ऑप्शन बचा वो ऑप्शन बी नंदा देवी कुमाऊं हिमालय विल बी द राइट आंसर। ठीक है, यदि आपको ये पता भी नहीं है, यदि आपको, क्योंकि नामचा बरवा और नॉर्क्रेक कैसे हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, यदि आपको ये पता है तो भी आप इसको आराम से क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट आंसर इज अ ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 28 सेट नंबर ए का, जहां पर विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोनाजाइट सैंड की बात हो रही है, मोनाजाइट सैंड की बात हो रही है और इसके बारे में हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया में डिस्कस किया था कि कैसे इंडिया का जो थर्ड स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थोरियम बेस्ड है, जहां पर वो मोनाजाइट सैंड में पाए जाने वाले थोरियम का इस्तेमाल करके अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए प्लान कर रहा है। और हमने ये भी देखा था कि जो मोनाजाइट सैंड है वो नॉर्मली जिसकी अधिकतम मात्रा जो है वो केरल में पाई जाती है। ठीक है, तो आप यदि इसको स्टडी करेंगे देखेंगे जो स्टेटमेंट 3 है जहां पर लिखा हुआ है कि मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल सैंड्स इन इंडिया। ये जो एंटायर वर्ड है, ठीक है, यदि आप इस पर फोकस करेंगे तो एंटायर इंडियन कोस्टल आइलैंड्स, तो ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में कैसा है, एब्सोल्यूट है और ये गलत भी है, क्योंकि हमने जब इसको डिस्कस किया था तो स्पेसिफिकली देखा था कि केरल में और उड़ीसा के कुछ एरियाज में मोनाजाइट सैंड मिलती है। तो जब आप स्टेटमेंट 3 पर फोकस करेंगे तो आप आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जिन जिन ऑप्शंस में ऑप्शन 3 है वहाँ पर आप उसको क्रॉस कर दीजिए, उनको काट दीजिए और बचा हुआ जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, जहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोनाजाइट सैंड में रेयर अर्थ मेटल्स भी मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सेकंड, थोरियम है ही, ये पता है आपको। ठीक है, और क्योंकि थोरियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, डेफिनेटली उसके राइट्स कैसे होंगे, केवल गवर्नमेंट बॉडीज के पास ही होंगे। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को देखने के बाद डेफिनेटली आपको बहुत खुशी हुई होगी कि आपने ऑलरेडी क्लास में किए हुए थे और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने इनको सही से अटेम्प्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कई बार डिस्कस किया हुआ है हमारा, ठीक है, आपके नोट्स का पार्ट भी है और क्लास में भी हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर्स इन द ऑप्शन ए फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, ऑप्शन बी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, ऑप्शन सी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, डी सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, जहां पर हमने बात की थी कि जो सन है वो, सन की जो रेज हैं वो कहां से कहां तक के बीच में, कहां से कहां तक के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक मूव करती रहती हैं। ठीक है,
और हमने डिस्कस किया था एक चार्ट के माध्यम से कि 21-22 जून के आसपास ये कहाँ होती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ रही होती हैं टॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो 21-22 जून जो डेट है उसके हिसाब से हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ द जून, जुलाई तो वैसे भी ठीक नहीं है, जून में भी, क्योंकि 21 और 22 तारीख के आसपास, 21-22 तारीख में जो सन की रेज हैं वो टॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, तो जो सही आंसर होगा वो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। वेटलैंड्स, हमने सारे वेटलैंड्स को इंडिया के मैप पे दिखा दिखा के उसी समय याद किया था, सारी वेटलैंड्स को हमने कवर किया था जो कि रामसर साइट्स थी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जैसे हॉकेरा वेटलैंड, ये जो मैच मेकिंग करना है और जहाँ पर आपको ये देखना है कि हाउ मेनी पेयर्स, कितने पेयर्स इसमें से करेक्टली मैच्ड हैं। तो यदि हम देखें तो हॉकेरा वेटलैंड जो है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, ये वाला पेयर जो है वो रॉन्ग, गलत मैच है। रेणुका वेटलैंड, ये वाला बिल्कुल ठीक है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में है, और सस्तम कोटा कहाँ पर है, ये केरला में है, केरला में है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। और यदि इसका हम आंसर देखें कि हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, तो इसका जो आंसर होगा वो, क्योंकि 2 ही पेयर करेक्टली मैच्ड हैं तो ओनली 2 पेयर्स, ठीक है। हमने 48 वेटलैंड्स को जो कि रामसर साइट्स हैं सबको एक एक को इंडिया के मैप के ऊपर शो किया था, ठीक है। तो काफ़ी इजी रहा होगा आपको आपके लिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो राइट आंसर जो है वो बी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साइंस एंड टेक का, जहां पर हमने जब क्वांटम कंप्यूटर हम डिस्कस कर रहे थे तब हमने क्यूबिट को डिस्कस किया था कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस को हम क्यूबिट्स में दिखाते हैं, क्यूबिट्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अटेम्प्ट किया होगा आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच द टर्म क्यूबिट इज मेंशन्ड, डायरेक्टली इसका आंसर है क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। इसमें तो कोई सोचने वाली और डाउट वाली बात ही नहीं है, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब हमने कम्युनिकेशन डिस्कस किया था साइंस एंड टेक में, तब हमने RFID का एग्जांपल आपको बताया था, ये CCTV, क्लोज सर्किट टेलीविजन और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इन तीनों टेक्नोलॉजीज के बारे में उसने पूछा है। क्या पूछा है उसने पूछा है कि विच ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज शॉर्ट रेंज डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज, ठीक है। शॉर्ट रेंज, ज़्यादा लंबी रेंज नहीं है, शॉर्ट रेंज की हम बात करें तो CCTV जो है वो भी शॉर्ट रेंज है, ठीक है। एक वो भी कैसा है, क्लोज सर्किट है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही हम कम्युनिकेशन के लिए कैमरे के थ्रू कैमरा लगाने के बाद फीड भेजते हैं। ऐसे ही रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जिसको हम RFID भी बोलते हैं, जिसके लिए एग्जांपल भी दिया था मैंने आपको कि कैसे सिक्योरिटी के मेजर्स में, सिक्योरिटीज़ में या मॉल के अंदर भी RFID टैग्स का यूज़ करके प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इसको सिक्योरिटी पर्पस में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये तीनों ही टेक्नोलॉजीज कैसी हैं, शॉर्ट रेंज हैं, शॉर्ट रेंज, ठीक है। इसके साथ हमने क्लास के अंदर जैसे बाकी की टेक्नोलॉजीज को भी हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने नियर फील्ड कम्युनिकेशन डिस्कस किया था, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब डिस्कस किया था। तो उसी समय पे हमने RFID को भी डिस्कस किया था, इसको भी डिस्कस किया था, और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जहाँ पर ये तीनों ही कैसे हैं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन, ये जो क्वेश्चन है वो वैक्सीन के ऊपर है, जहाँ पर हमने वैक्सीन को डिस्कस किया था। आपको याद हो हमने जब RNA का टॉपिक पढ़ा था उसके बाद हमने mRNA वैक्सीन को डिस्कस किया था, ठीक है। और वैक्सीनेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि वायरस के
इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी उसको यूज़ किया जाता था। ट्रेडिशनल जो वैक्सीन्स थी उनमें इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को कैसे भेजा जाता था और वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ किया जाता था, और mRNA वैक्सीन जो कि कंपैरेटिवली नई है टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो यदि हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखिए ये जो वैक्सीन है ये किसकी बात कर रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1 ये बात कर रहे हैं द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन नेम्ड कोविशील्ड यूजिंग mRNA प्लेटफॉर्म। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि mRNA प्लेटफॉर्म पे जो वैक्सीनेशन थी वो, यदि इसका एग्जांपल हम देखेंगे तो फाइजर की जो वैक्सीन है, फाइजर की या मॉडर्ना की वैक्सीन है, वो mRNA प्लेटफॉर्म पे थी। कोविशील्ड वैक्सीनेशन जो है वो वेक्टर बेस्ड है, वेक्टर बेस्ड है, जिसमें किसी वायरस के अंदर कोविड-19 के वायरस का जेनेटिक मटेरियल डाल के उसको हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है। किसी कॉमन कोल्ड जैसे वायरस का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर इम्यूनिटी पैदा की जाती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है वो रॉन्ग है। यदि इसी स्टेटमेंट को हम देखें और इसके ऑप्शंस को देखें तो ये जो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तीनों ही एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो बचता है वो ऑप्शन बी 2 और 3। जैसे स्टेटमेंट 2 है स्पुतनिक 5 वैक्सीन इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग वेक्टर प्लेटफॉर्म, बिल्कुल ठीक है। कोवैक्सीन वैक्सीनेशन, कोवैक्सीन इज एन एक्टिवेटेड पैथोजन वेक्टर बेस्ड वैक्सीन, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको यदि स्टेटमेंट नंबर 1 ये भी आपको पता है तो आप आराम से एलिमिनेट करके राइट आंसर को अप्रोच कर सकते हैं, जो इस केस में है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 इसको हम अप्रोच करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है इफ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर फ्लेयर रीचेज द अर्थ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। पहला स्टेटमेंट है जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम्स कुड फेल। सेकंड, सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन्स। तो जब हम स्टेटमेंट 2 को हम रीड कर रहे हैं तो सुनामीज कुड अकर एट इक्वेटोरियल रीजन, यहीं पर यदि हम देखें तो सुनामीज किसकी वजह से आती हैं, सुनामीज जो है वो अर्थक्वेक का आफ्टर इफेक्ट है, भूकंप के बाद सुनामीज जनरेट होती हैं, ठीक है। जब हमने सुनामीज को डिस्कस किया था तो इनको हम पोताश्रय तरंगें भी बोलते हैं, जो कि भूकंप के बाद आती हैं। यदि समुद्री क्षेत्रों में भूकंप आता है तो उसके बाद आती हैं। तो यहीं पर यदि हम स्टॉप करें और एलिमिनेट करने की कोशिश करें जहाँ जहाँ पर स्टेटमेंट 2 है, उस स्टेटमेंट को यदि हम कट करें तो देखेंगे कि जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो आगे यदि हम देखें तो यहीं पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आराम से कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। वैसे हमने इसको डिस्कस किया था सोलर फ्लेयर्स के केस में, सोलर स्टॉर्म के केस में जीपीएस नेविगेशन सैटेलाइट्स को दिक्कत है, पावर ग्रिड्स, क्योंकि वहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा। सोलर स्टॉर्म के अंदर से क्या आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, ठीक है। ये भी ऑरोराज जो कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जो लाइट विजिबल होती है उस पर भी इम्पैक्ट है। फॉरेस्ट फायर भी इंक्रीज होगा टेम्परेचर राइज होने की वजह से। सैटेलाइट्स जो है ऑर्बिट्स में वो भी डिस्टर्ब होंगे, और रेडियो कम्युनिकेशन जो है वो भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर हम अपने आंसर को अप्रोच करने के लिए देखें तो एलिमिनेशन के तरीके से भी इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। जहाँ पर ये जो स्टेटमेंट 2 है सुनामीज, इस स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट करें तो राइट आंसर को हम अप्रोच कर सकते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन, वेटलैंड का क्वेश्चन है। देखिए जहां पर ये पूछ रहा है इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड फंक्शन एज इट्स किडनी। मतलब रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यदि अर्थ के लंग्स हैं तो वेटलैंड्स कैसी हैं, किडनी की तरह काम कर रही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अबव स्टेटमेंट्स। तो वेटलैंड्स के इन फंक्शंस में से कौन सा इस स्टेटमेंट को बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यदि हम देखें किडनी का काम क्या है, किडनी एक तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करती है बॉडी के अंदर।
फिल्ट्रेशन का काम करती है और शरीर के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकालती है। तो इन स्टेटमेंट्स को हम पढ़ने से पहले ये समझेंगे कि किडनी जैसा काम कर रहे ऐसा स्टेटमेंट यहाँ से हमें सर्च करना है। देखिए पहला है द वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल पर्कुलेशन एंड एवोपरेशन। ये वाटर साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा जो किडनी के फंक्शन से मिलता जुलता हो। सेकंड स्टेटमेंट बी, एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस, मोलस्क्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स थ्राइव। यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। स्टेटमेंट सी, वेटलैंड्स प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। यहाँ भी नहीं है। स्टेटमेंट डी आप देखेंगे तो एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इससे मैच कर रहा है, जहाँ पर जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो वेटलैंड्स में उगते हैं वो पॉल्यूशन फैलाने वाले हैवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, है ना, इनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और एक्सेस मात्रा में जो न्यूट्रिशन पहुँचता है उसको भी वो एब्जॉर्ब करते हैं। हमने इसको डिस्कस किया है, यूट्रोफिकेशन में भी डिस्कस किया हमने, और बायो रेमेडिएशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है, जहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो हैवी मेटल्स को कैसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस केस में हम देखें तो बेस्ट स्टेटमेंट जो किडनी के फंक्शन को, वेटलैंड्स फंक्शनिंग एज अ किडनी, इस स्टेटमेंट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है। जैसे किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करती है, वैसे ही वेटलैंड्स जो है वो पानी को साफ कर देते हैं। पानी के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है वो वहाँ पर आने के बाद वेटलैंड्स में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो प्लांट वाटर कैसा हो जाएगा, पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, in the context of WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है वो कैसा है, थोड़ा फैक्चुअल है, मे बी आपको उसका आंसर, मे बी ये जो फिगर्स जो पैरामीटर्स दिए हैं वो याद नहीं होंगे, कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं इसको। द 24-hour मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोन्स पर मीटर क्यूब एंड द एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। हम देखें तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है, इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट वेदर मीन्स रेन जैसा वेदर, रेन या मॉइस्चर रिलेटेड वेदर। ठीक है, तो यदि हम याद करें, जब हमने बात की थी कि ओजोन जो है उसके लिए क्या चाहिए, नॉर्मली जो ओजोन फॉर्मेशन होता है वो सनलाइट की वजह से होता है। जब हमने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट पढ़े थे, पेन और ओजोन हमने पढ़ा था, जो कि ट्रोपोस्फीयर में बन रहा है। ट्रोपोस्फीयर में ओजोन कैसे बन रही थी, टेम्परेचर की वजह से बन रही थी, हाई टेम्परेचर की वजह से बन रही थी। तो वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। तो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंट वेदर जैसे रेनी वेदर में या मॉइस्चराइज्ड वेदर में ये नहीं बनता, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट जो है PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ये किसके बारे में है, ये PM 2.5 जो कि साइज में 2.5 माइक्रोन से छोटे हैं, वही लंग्स के बैरियर को पार करके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि PM10 कैसे होते हैं, हैवी पार्टिकल्स होते हैं जो कि वेट में ज़्यादा होते हैं और अपने वजन की वजह से सेटल हो जाते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स, जो कि नोज में ही नोज स्ट्रिल्स जो है वो जो हमारे नासिका के छिद्र हैं यहीं से वो रोक लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों ही गलत है। तो जहां जहां पर भी स्टेटमेंट, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जहां जहां भी स्टेटमेंट 2 है उसको आप कट कर दीजिए, जहां पर 2 और 3 है दोनों ही इनको आप कट कर दीजिए। तो यहाँ 2 और 3 है, ये भी इसको हम अलग कर देते हैं और इसको भी हम कट कर देते हैं। यहाँ भी स्टेटमेंट 3 है तो इसको भी हम कट कर देते हैं। तो राइट आंसर विल बी 1 and 4। इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जहाँ पर स्टेटमेंट 4 क्या है, एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, बिल्कुल ठीक बात है। जब हमने पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ा था, उनके सोर्स के बारे में, उनके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में, तो हमने बिल्कुल इसको डिस्कस किया था
कि ओजोन जो है वो ब्रीथिंग में डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है, अस्थमेटिक पेशेंट्स को दिक्कत क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 44, आंसर विल बी बी 1 and 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। देखिए, जब हमने S-400 डिस्कस किया था, मिसाइल सिस्टम हमने डिस्कस किया था, तब हमने MTCR के बारे में डिस्कस किया था, है ना। MTCR के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम देखें तो इंडिया के बारे में पूछ रहे हैं कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बिल्कुल AIBB का इंडिया मेंबर है। MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, बिल्कुल इसका मेंबर है। S-400 जब हमने डिस्कस किया था तब हमने बिल्कुल इस चीज़ को डिस्कस किया था। और SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इसका भी मेंबर है। ठीक है, तो यदि हम बात करें सही ऑप्शन की तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें तो बिल्कुल मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हमने पूरे इंडिया ज्योग्राफी जब हमने डिस्कस किया था, पूरे मैप को हमने एक तरीके से स्कैन किया था। ठीक है, सारी रिवर्स को देखा था, उनकी ट्रिब्यूटरीज को देखा था, उन पे कौन कौन से रिजर्वॉयर्स हैं, प्रोमिनेंट डैम्स को भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमको बोल रहा है कि मैच मेकिंग करना है, और नीचे पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखते हैं इसको हम। यदि हम बात करें पेयर, पहला जो पेयर है वो घट प्रवाह और तेलंगाना का, जो कि गलत है। इजीली आप इसको फिगर आउट कर सकते हो। घट प्रवाह का जो के सामने जो तेलंगाना है वो उसका सही मैच नहीं है, वो रॉन्ग मैच है। ये कहां पर है? कर्नाटका, कर्नाटका में है घट प्रवाह, जो रिजर्वॉयर है घट प्रवाह रिवर पे बना हुआ है। ठीक है, गांधी सागर बिल्कुल ये मैच बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, MP में है, चंबल रिवर के ऊपर, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो मैच है इंदिरा सागर और आंध्र प्रदेश का, ये भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इंदिरा सागर कहां पर है? ये है, ये भी मध्य प्रदेश में है। और लास्ट जो पेयर है वो है मैथन, छत्तीसगढ़ में, ये भी रॉन्ग है। ठीक है, इजीली आपको याद होगा कि मैथन कहां पर है? बराकर रिवर पे है। जब हमने दामोदर रिवर वैली कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस किया था तो ये देखा था कि वहां पर इसके अलावा कौन कौन से डैम थे। जैसे वहां पर पंचेत डैम था, कोनार तिलैया डैम था वहां पर, और मैथन, ये 4 रिजर्वॉयर्स वहां पर थे, हमने इसको डिस्कस किया था। तो यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स गिवंस आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हम देखें तो ये वाला पेयर भी करेक्टली मैच नहीं है, ये वाला पेयर भी करेक्टली मैच नहीं है, और ये वाला पेयर भी करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि मैथन जो है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, वो ये रिजर्वॉयर कहां पर है? झारखंड में है, तो 3 पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। 3 पेयर हैं जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, केवल एक ही पेयर है गांधी सागर मध्य प्रदेश में, जो कि चंबल रिवर पे है। दिस इज अ राइट आंसर, दिस इज राइट मैच। ठीक है, चलिए, ये भी बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब हम इंडिया के अंदर अलग अलग पॉल्यूटेंट्स को देख रहे थे, अलग अलग पॉल्यूटेंट्स की प्रेजेंस को देख रहे थे, जैसे हमने आर्सेनिक का मैप देखा था इंडिया में, फ्लोराइड का मैप देखा था, तब हमने इन बॉडीज को डिस्कस किया था। और हम इजीली फिगर आउट कर सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो करेक्ट जो उसका आंसर है वो है ऑप्शन सी, जहां पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो इस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एक्ट के अंदर वो बनी हुई है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्कस किया था, सारे मैप्स यहीं से हमने डिस्कस किए थे। ठीक है,
आपको याद आ रहा है कि याद आ रहा होगा कि पॉल्यूशन जब हम पढ़ रहे थे तो वाटर पॉल्यूशन में हमने अलग अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स की का मैप पे लोकेशन देखा था और उस पॉल्यूशन से होने वाली बीमारी के बारे में देखा था। और उसका सबका रिकॉर्ड कौन रखता है? यही सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, जहाँ पे हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर में अलग अलग क्या क्या इश्यूज हैं, किस एरिया में क्या क्या इशू है। ठीक है, चलिए ये भी मैप वाला क्वेश्चन जो हमने जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप वर्क किया था और वहाँ पर हमने चाइना सी देखा था, साउथ चाइना सी देखा था, ईस्ट चाइना सी देखा था, जहाँ पर हमने पार्सल आइलैंड्स की बात की थी, स्पार्टली आइलैंड्स की बात की थी साउथ चाइना सी में। वहीं पर हमने सेनकाकू आइलैंड्स, ठीक है, जो कि कहाँ पर हैं? जापान के कब्जे में है। यदि हम इसको देखें तो कई बार ये न्यूज़ में भी रहता है, बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज़ का पार्ट भी है ये, और हमने इसको मैप में लोकेट भी किया था। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विच सेनकाकू आइलैंड समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़। तो पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ जनरली बिलीव दैट दे आर आर्टिफिशियल आइलैंड्स मेड बाय अ कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। ठीक है, तो सेनकाकू आइलैंड्स के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन सी बी है, चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स ओवर दीज आइलैंड्स इन ईस्ट चाइना सी। ठीक है, तो इजीली आप फिगर आउट कर सकते हैं कि ये जो सेनकाकू आइलैंड्स हैं वो जापान के कंट्रोल में है और ये ईस्ट चाइना सी में है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये कैसा है, सेनकाकू आइलैंड्स, इनके बीच में अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन जापान एंड चाइना। ऐसे ही हमने साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड्स को डिस्कस किया था, स्पार्टली आइलैंड्स को डिस्कस किया था, 9 डैश लाइन को डिस्कस किया था। ये सब साउथ चाइना सी जो है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी जब हमने मैप में डिस्कस किया था तब हमने इसको कवर किया था। ठीक है, तो अब हमें इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन जो बी है वो इट इज अ राइट आंसर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि किस जानवर को हम किस केस में मार सकते हैं, किस केस में उसको किसकी परमिशन से उसकी किलिंग जो है वो परमिटेड है, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू इंडियन लॉज अबाउट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, वाइल्ड एनिमल्स आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगलों में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, वो केवल उन पर केवल गवर्नमेंट का ही अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो है, व्हेन अ वाइल्ड एनिमल इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सच एनिमल इज एंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरियाज और आउटसाइड। मतलब कि जिस जानवर को हमने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया में भी प्रोटेक्टेड है और उसके आउटसाइड भी उसकी किलिंग परमिटेड नहीं है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 3, एप्रीहेंशन ऑफ ए प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल बिकमिंग ए डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर इट्स कैप्चर और किलिंग। मतलब कि केवल चिंता कि इस बात की चिंता कि जो प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल है वो डेंजर बन जाएगा ह्यूमन लाइफ के लिए, क्या केवल इतना ही रीजन सफिशिएंट है उसको कैप्चर करने के लिए और किलिंग करने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसमें क्लियरली हमने डिस्कस किया था कि जब तक कि वो लाइफ एंड प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए या टर्मिनेशन इल ना हो जाए, मतलब बियॉन्ड ट्रीटमेंट ना हो जाए, वो तब तक उसको किल नहीं करते। केवल इस बात से, केवल चिंता की वजह से ही उसे किल नहीं करना है। ठीक है, क्लियरली एक्ट में लिखा हुआ है। तो यदि इस केस की हम बात करें तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, जहां पर वाइल्ड एनिमल विल बी आर द सोल प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड, यदि उनको प्रोटेक्टेड घोषित किया है तो प्रोटेक्शन के एरिया में और उसके आउटसाइड भी वो इक्वली प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। ये क्या देखना है हमें स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें सर्च करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स हमें देखने हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो इसमें क्या है, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्लियरली हमने आपको बताया था कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो नेचुरल भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हैं, मतलब मैन मेड भी हैं और नेचुरल भी हैं, जिसके सोर्स क्या हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस भी इसके सोर्स हो सकते हैं, सी सॉल्ट है वो भी इसका सोर्स हो सकता है, ठीक है। इवन हम बात करें बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो भी है नेचुरल है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो गलत है, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स ह्यूमन मेड भी होते हैं और नेचुरल्स भी हैं, नेचुरल भी हैं, प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। सेकंड स्टेटमेंट, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सम कॉस्मेटिक्स। बिल्कुल हमने बात की थी कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि जिंक ऑक्साइड है या सिल्वर ऑक्साइड, इनको सनस्क्रीन बनाने के लिए यूज करते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स में यूज करते हैं। इवन जब हमने माइक्रोबीड्स के समय भी इसको डिस्कस किया था कि कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्क्रब्स के रूप में, ठीक है, स्किन केयर के लिए कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 3 की बात करें तो नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट्स व्हिच एंटर द एनवायरनमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। बिल्कुल हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे जो कॉस्मेटिक आइटम्स में चीज़ें यूज होती हैं, जो ग्लिटर्स यूज हो रहे हैं, छोटे छोटे आइटम्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, ह्यूमन की ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं, ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, इवन ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और यदि हम राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो स्टेटमेंट 2 और 3, मतलब स्टेटमेंट नंबर डी इज अ राइट आंसर। आगे चलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है वो एसिड रेन से संबंधित है, ठीक है। एसिड रेन देखिए क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इन द एनवायरमेंट इज एन आर कॉज ऑफ द एसिड रेन, ठीक है। देखिए क्लियरली हमने इसको देखा था कि कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके जब बारिश होती है तो क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम देखें कि यदि ओजोन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन 3 को देखें तो ऑप्शन 3 को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जो बच रहा है वो बचेगा ऑप्शन 4 और ऑप्शन बी। तो हमें ये पता है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो एसिड रेन का प्रोमिनेंट कॉज है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, आंसर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये उन क्वेश्चंस की लिस्ट थी जो कि हमने क्लास में डिस्कस किए थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा, कोई गलती नहीं की होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और जो बच्चे आगे के लिए एस्पायर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए या उससे नेक्स्ट ईयर के लिए, उनको भी मैं यही बोलूँगा कि सिंसियरली क्लास के नोट्स को फॉलो करें, अपनी अप्रोच को बनाए रखें, मोटिवेटेड रहें और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट करें अपने अंदर, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।